नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th उसमें चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कवर करेंगे। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है धरती का स्वरूप और चैप्टर 3 है जलमंडल। तो पहले हम चैप्टर 2 को कवर करते हैं। चैप्टर 2 धरती का स्वरूप। हम जानते हैं कि पृथ्वी सब जगह एक समान तो है नहीं भाई। जैसे समुद्र की एक तल में है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां हैं। अलग अलग स्थलाकृतियां पृथ्वी पे विद्यमान है। अब ये स्थलाकृतियां कुछ उसमें से बाह्य होती हैं और कुछ होती हैं आंतरिक। बाह्य में आप देख सकते हैं कि जैसे वायुमंडल और जलमंडल, ये सब बाह्य प्रक्रियाएं हैं। और आंतरिक प्रक्रियाएं में होती है भूपर पट्टी में हलचल। और पृथ्वी पर ही कुछ हलचल भी, अचानक हलचल भी हो जाया करती हैं, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप, और ये सब अचानक हलचल वाले में हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं जब हम, तो पहले हम आते हैं बाह्य प्रक्रिया में। बाह्य प्रक्रिया में स्थलाकृतियां मतलब क्या बन रही हैं। तो बाह्य प्रक्रिया में नंबर 1 पे हम आते हैं नदियों पर। नदियों पर आप देखेंगे नदियां अपने मूल स्थान से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में, मूल स्थान पहाड़ से निकल, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, गंगा नदी लेते हैं। गंगोत्री से निकली, फिर पहाड़ को काटते काटते नीचे आते आते हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार से फिर आप उनके गंगा के मैदानी भागों में आई। तो वो मैदानी भागों में चलती चली आई, तो एक पहले उसमें ये आकृति बनी, ये विसर्प के आकार की आकृति बन गई इस नदी की। ये पहले भी आ चुका है किसी चैप्टर में। ये विसर्प के आकार की ये आकृति बन गई। ये भी बाह्य प्रक्रिया में ही है, एक स्थलाकृत भी मान सकते हैं इसको। अब ये जब विसर्प के आकार की आकृति बन गई, तो जहां पे जाके मिल रही है, पश्चिम बंगाल में जाके वो सागर से मिलती है, तो वहां पर पश्चिम बंगाल में जब मिल रही, तो वहां पर जाके ऐसे ऐसे पूरा फैल जा रही है। ठीक, अब ये पूरा आपका बन गया ये डेल्टा। इसको ये आकृति बन गई। ठीक है, ये नदी का एक रूप हो गया। और एक नदी उस प्रकार की होती जो सीधे ऐसे बहती है, ऐसे सीधे, और जाके ऐसे सागर में से गिर जाती है। और यहां पे ये होता है ज्वार नदमुख। अब ये जब डायरेक्ट गिरती है तो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं भारत की जो ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है। तेजी से आई, पूरा सीधे सागर में गिर गई। यानी ये यहां के ऐसे फैलाव नहीं होगा इस नदी का। ठीक है, अब नदी में आने मार्ग में क्या 3 कार्य होते नदी के। नंबर 1 कार्य क्या है नदी का? अपर्दन। नंबर 2 है परिवहन। नंबर 3 क्या भाई? नंबर 3 निक्षेपण। अपर्दन कैसे कर रही है नदी? एक किनारे के भाग को काटती हुई चली जा रही है। ये अपर्दन की, ये भी किनारे के भाग को काटती चली जा रही है। ये अपर्दन किया इसने। परिवहन क्या किया? गंगोत्री से बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर बहाती हुई लेके चली आई, और पत्थर धीरे धीरे बाते महीन बालू के कण में तब्दील हो जाते हैं। ये हुआ उसका परिवहन। और फिर जहां पर वो डिपॉजिट कर दे रही है उसको हम कह रहे हैं निक्षेपण। ठीक,
ये आपका नदी का हो गया। नदी के द्वारा क्या स्थलाकृतियां बन रही हैं। अब सेकंड पे हम आ जाते हैं। यहां पर आपके समझाने के लिए रख दें, नदी द्वारा स्थलाकृति, नदी द्वारा, नंबर 1 नदी द्वारा, नंबर 2 भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति, नंबर 3 वायु द्वारा। यह आपके समझने के लिए क्लासिफाइड हमने कर दिया। जो बाह्य प्रक्रियाएं हैं उसमें क्लासिफिकेशन कर दिया कि नदी के द्वारा क्या स्थलाकृतियां बन रही हैं, भूमिगत जल के द्वारा क्या स्थलाकृतियां बन रही हैं, वायु के द्वारा क्या स्थलाकृतियां बन रही हैं। उसके पश्चात हम पहुंचेंगे आंतरिक प्रक्रियाओं में। अब पहला तो कंप्लीट हुआ भूमिगत जल में, भूमिगत जल में भी पहले आ चुका है। जल जमीन के अंदर, ऐसे हमने अमरनाथ की गुफा का एग्जांपल दिया था, पानी ऐसे गया ऐसे, अब यहां पे वो जम गया तो ये एक ऐसे संरचना फॉर्म की और एक ऐसे संरचना फॉर्म की, बर्फ की, किसी केव में, गुफा में, ठीक। इसको हमने कहा दिया स्टैलेक्टोमाइट, और इसको हमने कहा दिया स्टैलेक्टोमाइट। गा का अंतर है। ये इस प्रकार की स्थलाकृति, यानी ऊपर से लटकी हुई और नीचे से लटकी हुई, ये इस प्रकार की आकृतियां भूमिगत जल के द्वारा फॉर्म कर जाती हैं। ये स्थलाकृतियां, ये होगा आपका भूमिगत जल वाला। और थर्ड पे आप आ जाइए वायु के द्वारा। वायु के द्वारा कौन सी आकृतियां फॉर्म कर, आप देखते हैं कि कहीं कहीं मैदान पे, रेगिस्तान में आप देखते हैं एक ऐसे ऐसे संरचना ऐसे ऐसे फॉर्म कर जाती है। छत्रक सेल इसको बोलते हैं, छत्रक सेल। कैसे भाई ये फॉर्म करती हैं? बालू का कोई टीला है और हवा का बेग चल रहा है, यहां पे मान ली हवा का बेग कम है तो यहां पे ज्यादा है, तो इसके किनारे किनारे का पूरा बालू उड़ा के लेके चला जाएगा। तो ये हो गया पतला हो गया और ये हो गया मोटा, और इस प्रकार की ये आकृति फॉर्म कर गई। छत्रक यानी मशरूम की तरह आप इसको कह सकते हैं, मशरूम की तरह ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर गया। ये छत्रक सेल हो गया। और एक आकृति है बालू का टिब्बा, बालू का टिब्बा। वो कैसे भाई? ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे आ गया, ये बालू का टिब्बा। ये इस साइड में तो है नहीं, ये बालू है, बड़ी तेज से हवा आया, इसके ऊपर के भाग को बहाता हुआ लेके चला गया, उड़ाता हुआ लेके चला गया। और ये इस प्रकार की एक आकृति, आप चांद की आकृति भी कर सकते हैं। और ये तीक्ष्ण हवाएं इसको उड़ा के लेके चली, इसी को हम कहते हैं बालू का टिब्बा। यहां तक पूरा कंप्लीट हुआ। अब आप आते हैं आंतरिक प्रक्रियाओं में। आंतरिक प्रक्रिया में हिमालय का निर्माण औषधि शैलों की परतों से हुआ है। इन शैलों में समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं और इसी हिमालय के अंदर, हिमालय के पर्वतों में भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है। जैसे दो पहाड़ हैं, ऐसे पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, और यहां का ये जो बीच वाली जो प्लेट है वो खिसक के नीचे चली आई। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं दो पहाड़। ये अब हो गया आपका रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। अब दो पहाड़ ऊपर लगे हुए, ये
थोड़ा सा खिसक के नीचे चली आई, इसको भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली हम लोग नाम देते हैं। ठीक, और एक किसी में और आता है अपनति अभनति। ये ऐसे आकृत हो गया, जो उठा हुआ भाग है, जो उठा हुआ भाग पहाड़ का ही जो उठा हुआ भाग है उसको कहते हैं अपनति। अपनति, और जो दबा हुआ भाग है उसको कहते हैं अभिनति। ठीक, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया पहाड़ों के बीच में। अब आंतरिक, ये आंतरिक प्रक्रियाओं में चल रहा है सब भाई, बाह्य प्रक्रिया तो हमने बता दिया, आंतरिक प्रक्रियाओं में चल रहा। अब आंतरिक प्रक्रिया में एक आता है वॉल्केनो। ज्वालामुखी जिसको कहते हैं, इसको लिख देते हैं ज्वालामुखी विवर। अब धरती के अंदर जो वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, जो तत्व मौजूद है उसको हम कहते हैं मैग्मा। बहुत धरती के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वो जो मैग्मा तरल अवस्था में है, धीरे धीरे इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि वो ऊपर पृथ्वी के ऊपर आ गया। अब ये पृथ्वी के ऊपर इसी एक जिस छिद्र के द्वारा अब ऊपर बाहर निकलता है, वो फूटता है, बर्स्ट करता है, उसको ज्वालामुखी विवर का नाम दिया गया। और पूरा ऐसे लावा, अब जब बाहर आ गया तो लावा उसको नाम दे दिया गया। ये बाहर आ गया, इसको हमने कह दिया लावा। और टेम्परेचर बहुत ही हाई है। आप किसी भी वीडियो में, ज्वालामुखी के वीडियो में आप देखेंगे, ये इसका एक आग का गोला पूरा निकलता है ज्वालामुखी से और बाहर आके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है, ये आप मान के चलिए। फिर धीरे 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 वो ठंडा होता है, उससे अग्नि शैलें भी निर्मित होती है। हमने पहले के लेक्चर में बताया भी है इसको। ये धरती के अंदर की आंतरिक प्रक्रियाओं में एक शामिल है। और दूसरा एक है भूकंप। भूकंप मान लीजिए पृथ्वी भूकंप आप मान लीजिए, हमने बताया था प्लेटों के आपस में खिसकने के दौरान ही पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल होती है और जिस जगह पर वो प्लेटें खिसक रही हैं उसको हम कह देंगे यहां पर, यहीं पर कुछ ऐसा हलचल हो रहा, यही सी को कह दिया हमने उद्गम केंद्र यानी ओरिजिन पॉइंट। ठीक, और धरातल पर जिस जगह पर उसका सबसे पहले इफेक्ट हो रहा है वो हो गया अधिकेंद्र। हम लोग समाचार में हमेशा सुनते हैं कि फला जगह पे आया भूकंप का अधिकेंद्र क्या भाई? काठमांडू है, काठमांडू को एग्जांपल ले लेते हैं। काठमांडू है तो काठमांडू में हलचल सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब उसके किनारे यहां पर मान लीजिए रिक्टर स्केल पर 7.8 है, तो अब इससे दूर जो भी जगह है मान लीजिए 6.5 हो गया, कम होता चला जाएगा, हलचल कम होती चली जाएगी। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा हुआ। उत्तरकाशी में भूकंप आया था, महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था, इससे आम जन की बहुत हानि हुई। यह आपका भूकंप हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड
जल परिमंडल, जल परिमंडल कैसे कैसे भाई फंक्शन कर रहा है, इसमें एक डायग्राम हम ले लेते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट, सागरी मैदान, द्वीप, द्वीप हो गया, और हो गया महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल हो गया, और ये हो गया आपका गर्त हो गया। अब इसको समझाते हैं आपको कि क्या है ये डायग्राम। पहली बात तो आप जानिए, महासागरीय जो जल है उसमें 1000 किलोग्राम अगर जल है, 1000 किलोग्राम, तो इस 1000 किलोग्राम में 35 ग्राम लवणता रहेगा। लवणता पूछा जाता हमेशा कि महासागरीय जल हम क्यों नहीं पीते हैं, लवणता होती है। तो 1000 किलोग्राम यानी है अगर जल, तो उसमें 35 ग्राम उसमें लवण पाया जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं पीते हैं महासागरीय जल। आपके उसमें और क्या खास है, जहां पर महासागरीय तट है वहां पर ये 35 ग्राम जो है ये कम होगा। क्यों कम होगा, नदियों का पानी आके वहां पर गिरता है तो उसकी लवणता को कम कर देता है, और बीच में जब जाएंगे आप तो वहां पर ये 35 ग्राम ही रहेगा। ठीक, ये आपका होगा। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये समुद्र का लेवल है, समुद्र का लेवल है, समुद्र लेवल। ये बिल्कुल एक समान है, आप देख रहे हैं। अब ये महाद्वीपीय निमग्न तट जो किनारे का है, जो ये निमग्न तट है, और ये जो ढलान पे आ रहे हैं इसको हम कह रहे हैं महाद्वीपीय ढाल। नीचे आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा गड्ढा बना दिया यहां पर। भाई जैसे पृथ्वी पर कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, महासागर के अंदर भी वही उसी टाइप की सिचुएशन है, ये जान लीजिए। यहां पे गर्त हो गया, ठीक, फिर थोड़ा सा आगे गया तो खूब लंबा चौड़ा मैदान, कुछ भी नहीं है, पहाड़ चोटी वोटी कुछ भी नहीं, कुछ वो नहीं, तो ये प्लेन टाइप में तो सागरी मैदान हो गया, मान लीजिए गंगा दोआब मैदान हो गया। ठीक, फिर कहीं पे ऊपर सागर से थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो एक स्थलाकृति बन गई, मट्टी उट्टी वहां पे हो गया पूरा बाकायदा, तो हो गया द्वीप हो गया, जैसे श्रीलंका द्वीप हो गया भाई। ठीक, फिर आगे ऐसे बढ़ते तो पूरा यहां पे जाके मिल जा रहा है। ये आपका महासागर का एक, महासागर के अंदर का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। और आपने पूछा होगा, एग्जाम में पूछता भी है, सबसे गहरा महासागर मतलब गहराई सबसे ज्यादा कहां कहा गया, चैलेंजर गर्त या मैरियाना ट्रिंच, मैरियाना ट्रिंच भी कहा। इन दोनों में हमेशा आता रहता है कि कौन है, कौन सबसे गहराई के बिंदु पर स्थित है। अब ये यहां पर आपका महासागर का हो गया। अब जल परिमंडल कैसे फंक्शन करता है, सूर्य की सीधी किरणें महासागर पर पड़ती हैं भाई, तो वो सागर जो जल है वो धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया। अब वायु में उसके वाष्प घुल मिल गए, हवा के द्वारा बहा के लेके चला गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक।
तो जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, अपना वहां पे वाष्पीकरण जो है वो फिर बारिश हो गई वहां पर। और वही चीज जब एक बिंदु से ऊपर चली गई तो वो जो पानी की बूंदें वो जम गई। जिस बिंदु से ऊपर गई, तो जैसे आप पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो होता है, बर्फ जमने लगता है, शायद 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके ऊपर वो बर्फ जम गया। टेम्परेचर जब कम हुआ तो वहां पे जब बर्फ हुआ तो अब वो उसके भार को सहन कर नहीं सकता, वो नीचे चला आएगा, बर्फबारी होने लगी और कहीं कहीं पर बर्फ के फुहारे पड़ने लगे। ये पूरा इसका वर्षण का एक पूरी टेक्नोलॉजी है। अब इसी में एक बात और आती है कि एक रेखा ऐसी होती है, ऐसे एक रेखा होती है, इस रेखा के ऊपर जो वाष्प है वो वाष्प बर्फ में तब्दील हो जा रहा है और उसको कहते हैं हम हिमरेखा। हिमरेखा। अब ये जो बर्फ है वो भी 2 प्रकार का है। एक वो बर्फ जो महाद्वीपों पर है, या महाद्वीपों पर यानी ध्रुवों पर है, यानी उत्तरी ध्रुव ये है, बना दिया आपने, यहां पर एक बर्फ है, एक बर्फ यहां पर है, हमेशा बर्फ ही बर्फ रहेगा वहां। और दूसरा पहाड़ों पर, जैसे आल्प्स पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, इन सब पर एक बर्फ जमा रहता है। ठीक, आज आपका जल परिमंडल और आपका धरती का स्वरूप, ये पूरा मैकेनिज्म सहित हमने समझा दिया। कल फिर नेक्स्ट चैप्टर की कोई 1 या 2 चैप्टर ले लेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।